हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू रिलीज मूवी जेलर को। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। जहाँ पर शुरू में मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से बेशकीमती मूर्तियाँ चोरी हो गई थी और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो एक पुलिस वाला बोलता है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, गांव वालों को पता लगा तो हंगामा हो जाएगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर 3 बंदों के ऊपर जाता है जिनको एसिड टैंक के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ होता है। असल में इन लोगों ने चोरी की हुई मूर्ति से एक छोटी मूर्ति बेच दी होती है जिसका रैकेट वर्मा नाम का एक बंदा चला रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेरहम, क्रूर और खतरनाक होता है। वह इन लोगों को बोलता है कि मैं ये धंधा 40 साल से चला रहा हूँ, तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे बोलते, चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। और इसके बोलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता है। उसके बाद वो नीचे रखे हुए एसिड टैंक में उनको डलवा देता है। इन सब में उसके साथ उसका दोस्त पंड्या होता है जो इसी की तरह क्रूर और बेरहम होता है। इसके बाद सीन कट होता है मुत्तू टाइगर उर्फ जेलर को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बीवी पूर्णिमा, बहू और बेटा ऋत्विक को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें मुत्तू टाइगर को दिखाया जाता है। फिर वह अपने पोते के साथ खेलने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो वो बच्चे के साथ बच्चा ही बन गया हो। वह बहुत ज़्यादा शांत और सुख अपने आप में रहने वाला इंसान होता है। वह अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। यह सब तो अपने परिवार को बता रहा होता है। तभी गेट से एक बंदा उसे गन दिखाकर अपने पास बुलाता है और बोलता है कि हमने तेरे बेटे को बोला था कि मूर्ति वाले मामले से दूर रहे, लेकिन वो नहीं माना। अब ऊपर से तुझे लेकर जाने का ऑर्डर आया। वह अपने पोते को अंदर जाने का कहकर उनके साथ चला जाता है। इधर उसके बेटे करण को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिसर को बोल रहा होता है कि मैंने क्या किया है। तो नीलेश, वो ऑफिसर, बोलता है कि मैंने तुझको बोला था कि मूर्ति वाले मामले से दूर रहे, अब तुझे तो रहना ही पड़ेगा अपनी फैमिली की वजह से। तो करण बोलता है मेरी फैमिली कहाँ से बीच में आ गई। तो वह अपन उसके बाप को फ़ोन करने वाला होता है। वो बोलता है कि रुक, तेरे बाप को फ़ोन करता हूँ। तभी उधर से मुत्तू का कॉल आ जाता है। वो बोलता है कि सर, आपने जो बंदे भेजे थे वो तो अभी सो रहे हैं, तो मैं रुकूँ या घर जाऊँ। यह बोलकर वह फ़ोन रख देता है। तो करण बोलता है कि आपने मेरे पापा को उठाकर गलत कर लिया, मैं तो शेर हूँ लेकिन मेरे पापा डायनासोर हैं। फिर वह नलेश को लॉकअप में ले जाकर 3rd डिग्री टॉर्चर करता है। इसके बाद हमें जेलर की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ वह अपने पोते, अपने बेटे और अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। करण अपने पापा की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। हमें पता लगता है कि मुत्तू भी एक आर्मी रिटायर्ड जेलर होता है जिसने हमेशा ईमानदारी से और कानून के दायरे में रहकर अपने सारे काम किए हुए होते हैं। वह करण को भी यही बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन मुत्तू बाजार से आ रहा होता है तो एक गाड़ी उसको टक्कर मारती है। इसमें से पांडु बोलता है कि तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे घर के आगे से गुजर रहा था, तुम्हारे पोते ने बैट से मेरी टैक्सी का कांच तोड़ा था और तुम पीछे खड़े हुए हंस रहे थे। उसी दिन से मैं तुम पर खुन्नस खाया हुआ हूँ और मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमें जेलर को घर दिखाया जाता है जहाँ पर पूर्णिमा से बोल रही होती है कि हमारा बेटा कल रात से घर नहीं आया है। तो वह पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है। तो वहाँ से पता चलता है कि करण तो घर जाने के लिए कल रात जल्दी निकल गए थे। सुन काफ़ी परेशान होता है और फिर वह करण के सीनियर्स के पास जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। वह विक्टर से जाकर बोलता है कि करण कल रात से घर नहीं आया है, आप कुछ कीजिए। तो वह बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वह अपने ऑफिसर से करण को ढूंढने के लिए बोलता है। जब विक्टर मुत्तू वहाँ से जा रहा होता है तो बाहर बैठे ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि हमने तो उसको मना किया था लेकिन उसे कुछ ज़्यादा ही चुल रही थी, अब मज़ा आया ना। ये सुनकर मुत्तू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वह वहाँ से नलेश के पास जाता है और उसके सामने जाकर हाथ जोड़ता है कि बता दो मेरा बेटा कहाँ है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो नलेश बोलता है कि मैंने तो उसको पहले ही मना किया था, मैं तो नहीं जानता कि वो कहाँ है और उसने जितना मुझे टॉर्चर किया है मैं नहीं बताऊँगा। और मैं कल को चमेली से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी चलना चाहोगे क्योंकि वह कुछ तुम्हें कुछ बता सकती है। यह सुनने के बाद वहाँ बैठे सारे आदमी मुत्तू पर हंसने लगते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। लौटते वक्त उसे लेडी कांस्टेबल रोककर बोलती है कि सर, इस मूर्ति मामले में जितने भी ऑफिसर्स गए हैं आज तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया और मुझे लगता है कि करण सर अब इस हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये सुनकर तो मुत्तू और उसकी पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। मानो लगता है कि उनकी फैमिली में करंट फैल गया हो। और मुत्तू की बीवी पूर्णिमा उससे बोलती है कि लाइफ में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और अगर आपने करण को ये सिखाया होता तो आज वह हमारे बीच होता। और वह उसको काफ़ी ज़्यादा बातें सुना रही होती। वह उसको बोलती है कि वो बिल्कुल आप पर ही गया है। ये सुनकर मुत्तू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मुत्तू तैयार हो रहा होता है, मानो शेर शिकार के लिए निकल रहा हो। फिर वह रास्ते में जाता है तो फिर से उसे पंड्या मिलता है। वो बोलता है कि अगली बार तुम मुझे दिखाई दिए तो मैं तुम्हें सच में ठोक दूंगा। वह उसको धमकी देता है। तो वो बोलता है कि मैं चमेली से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। अब लड़की का नाम सुनकर तुम पांड्या उसे लिफ्ट दे देता है। फिर वह नलेश के पास जाते हैं और हमें नलेश को दिखाया जाता है जिसको फ़ोन पर वॉइस मैसेज
मैसेज आया हुआ होता है वो बोलता है कि वर्मा ने पुलिस इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लिया है, पुलिस हमसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम क्या करें। नलेश ये बोलकर फ़ोन काट देता है कि मैं वर्मा का वफादार कुत्ता हूँ, मुझसे कोई बात मत करो। फिर हमें पीछे उसके जेलर को दिखाया जाता है जो कि उसको मारकर उसकी लाश को बस्ते यानी कि बोरी में भर रहा होता है। फिर वो उसको नीचे लेकर आता है और पंड्या से बोलता है कि इसमें कचरा है, क्या तुम इसे उठाने में मेरी मदद करोगे, मुझे इसे नहर में फेंकना है। फिर वह उस लाश को नहर में फेंक देते हैं और जब पंड्या अंदर आकर देखता है तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ होता है। अब जेलर से सारी सच्चाई बता देता है, बोलता है कि अब तो तुम भी फंस गए हो, अब तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि जेलर ऋत्विक को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है तभी, और उसको आइसक्रीम दिला रहा होता है, तभी दूर से आती हुई एक टैक्सी में से चाकू निकल के एक बंदा उस पर हमला कर देता है जो कि नरेश की गर्दन के पास से होकर जाता है, लेकिन जेलर उसे बचा लेता है। फिर जेलर को कॉल आता है, जिधर वर्मा होता है वो उसको बोलता है कि तुझे क्या लगा तू नलेश को मारकर बच जाएगा, साले मैं तेरे खानदान की ऐसी बोटी बोटी करूंगा कि तू चुनता चुनता थक जाएगा। फिर मुत्तू पीने के लिए एक जगह जाता है जहाँ पर वह ऑटो वाला भी होता है और वो और उसका दूसरा साथी उसका पीछा करने लगते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन मुत्तू तभी गाड़ी में से एक स्वॉर्ड निकालता है और उस आदमी का गला धड़ से अलग कर देता है, जिसको देखकर वो ऑटो वाला रोने लगता है और उसका तो सुसु भी निकल जाता है। फिर मुत्तू उसको भी मार देता है। अब अगले दिन मुत्तू पूर्णिमा से बोलता है कि करण के जाने के बाद मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चलोगी। वह बोलती है ठीक है। फिर उन सबको साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसको अकेला रहने का बोलता है। तो मुत्तू उसको बोलता है कि सर मुझे दरअसल कुछ मर्डर्स करने हैं जिस वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर रहूँगा, क्या आप मेरी फैमिली को अपने पास रख सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। तो डॉक्टर इस बात को सुनकर चौंक जाता है। तो मुत्तू बोलता है कि तुम्हें उन लोगों से बस यही बोलना है कि मैं मेंटली थोड़ा बीमार हूँ और मैं कभी वायलेंट हो जाता हूँ तो कभी नॉर्मल हो जाता हूँ। फिर हमें इधर गुरु को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि यह गाड़ी एसीपी के घर वालों की है और इसका लास्ट लोकेशन पता करो। असल में गुरु भी वर्मा का आदमी होता है। फिर हमें जेलर और पांडु को दिखाया जाता है जो कि बेंगलोर जा रहे होते हैं। तो उसे पूर्णिमा का कॉल आता है, वो उसको बोलती है कि कहाँ हो आप। तो बोलता है कि मुझे डॉक्टर ने शेयर करने के लिए बोला है तो मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। वह बोलती है कि तुम्हारे साथ कौन है, तो वो पांडु से बात करा देता है। वो उसको बोलती है कि इनका ख्याल रखना क्योंकि ये मेंटली थोड़े बीमार हैं। तो पांडु मन ही मन में बोलता है कि हाँ इन्होंने तो मुझे भी फंसा दिया। उसके बाद वह बेंगलोर पहुंचकर विक्रम नाम के एक डॉन से मिलते हैं, जिसको देखने के बाद विक्रम उसको बोलता है कि सर आप यहाँ कैसे, आपने मुझे बता दिया होता। तो वो उसको काफ़ी खुश नज़र आता है। उसको देखने के बाद वह उसको बोलता है कि आपने मेरी सज़ा कम कराई है, आपको जो भी मदद चाहिए मैं आपकी मदद करूँगा। फिर वह उसको 5 हट्टे कट्टे पहलवान और शार्प शूटर भी होते हैं वह देता है और एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका भी देता है, जिनको लेकर वह खाने की दुकान पर पहुँचता है। वहाँ बैठे हुए लड़के से वो बोलता है कि तुमने जिसको वॉइस मैसेज किया था कि वह पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं उसी एसीपी का बाप हूँ, अब जल्दी बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वो रोते हुए बोलता है कि सर मैं नहीं जानता कि उन्होंने एसीपी सर को कहाँ किडनैप करके रखा हुआ है, लेकिन मैं मूर्तियों की लोकेशन बता सकता हूँ कि वह किस रास्ते से जा रही है। अब यहाँ पर पांडु को दिखाया जाता है जो कि हाथ में मूर्ति लेकर बीच रास्ते में बैठा हुआ होता है। वह आने जाने वाले लोगों को बोलता है कि आपकी मूर्ति गाड़ी से गिर गई है, लेकिन कोई नहीं रुकता। तभी एक ट्रक आकर रुकता, बोलता है कि ये हाँ हमारी मूर्ति है, पीछे से गिर गई है, तुम पीछे जाकर रख दो। तभी छोटा पैकेट बड़ा धमाका उस गाड़ी में चेन लगा देता है, जिसको पीछे खड़ा हुआ जेलर कंट्रोल करता है। वो एक ही झटके में गाड़ी को पलट देता है। ये काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार सीन होता है। इधर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास वर्मा आता है। वो उसको कॉल लगाता है और बोलता है कि साले मैं तेरी फैमिली को एक एक करके काट डालूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि तू याद रखेगा। तो जेलर उसको बैक कैमरा करके सामने रखी हुई मूर्तियां दिखाता है, जिसको देखने के बाद तो वर्मा की फट जाती है। वो उसको बोलता है कि तुम्हें कहाँ से मिली। वो उसको उसकी लाइव लोकेशन भी भेजता है। वो उसको बोलता है कि अगर तूने मेरी तरफ से मेरी फैमिली को आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगा, और आते हुए मेरी फैमिली से 10 रुपये भीख में लेकर भी आना है। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीन होता है। फिर उन लोगों को सेटलमेंट के लिए दिखाया जाता है, जहाँ पर जेलर उसको बोलता है कि मैं तुझे लास्ट बार माफ़ कर रहा हूँ और मेरी फैमिली से दूर रहना। अगर आज के बाद तो मेरी फैमिली के आसपास भी नजर आया तो साले में तुझे जिंदा जला दूंगा। इसके बाद वर्मा अपने तीनों ड्राइवरों को एसिड में डाल रहा होता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती लग रही होती है, उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई होती है। तो वह अपने गुंडों को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे कल सुबह तक जेलर और उसके पूरे खानदान को मरा हुआ देखना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इसके बाद जेलर को दिखाया जाता है जिसको बाहर से लोगों के आने की आवाज़ आ रही होती है। तो वह अपने पोते को बेसमेंट में छुपा देता है और खुद अपनी बीवी और बहू के पास जाता है और उनको लेकर डाइनिंग रूम में आकर बैठ जाता है। वह उनको बोलता है कि मैंने आज तक सिर्फ सच्चाई का ही साथ दिया है और पूरी ईमानदारी और सच्चाई अपने बेटे को भी सिखाई है। अब तुम सोचो जब मेरा बेटा इतना डेयरिंग है तो
मैं कितना डेयरिंग होऊंगा। इसके बाद वह उसका बोलता है कि अब यहाँ पर जो भी होगा तुम लोगों को उसे सिर्फ इग्नोर करना है और उस पर जरा भी ध्यान नहीं देना। इसके बाद इन लोगों को मारने आ रहे उन गुंडे इनके घर में घुस जाते हैं तो दूर बैठे स्नाइपर्स उनको एक एक करके गोली से मारने लगते हैं। ये फाइट सीन काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। आप में से कुछ लोग तो शायद इसको स्किप भी कर दो। अब अगले दिन छोटे पैकेट बड़े धमाकों को दिखाया जाता है जो कि घर साफ कर रहा होता है। अब इधर शेर खान को दिखाया जाता है जो कि बॉम्ब बनाकर अपने घर में एक्सपेरिमेंट करता है। उसे वर्मा की कॉल आती है। वो बोलता है कि तुमने जो भी गुंडे भेजे थे सारे के सारे मारे गए। कैसे गुंडे भेजे, साले निकम्मे हैं सारे। वह बोलता है कि तुमने पहले बताना था कि जेलर के घर जाना है, तुम्हें भेजता ही नहीं। वो उसको बोलता है कि ठीक है मैं रफीक भाई को बोल दूंगा। तो वो बोलता है कि देख लो वह फोन ही नहीं उठाएंगे और होता भी ऐसा ही है, वो उसका फोन ही नहीं उठाते। तो शेर खान अब वर्मा को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद काफी टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही परेड बजती है कि जेलर आने वाले हैं, सारे के सारे लाइन में लग जाते हैं और यहाँ पर जेलर और कोई नहीं अपने मुत्तू भाई होते हैं। और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो सारे के सारे कैदी सर झुकाकर नीचे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर उनकी एंट्री काफी ज्यादा धमाकेदार होती है, शायद ही आपको किसी मूवी में देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर जब वे उनको लेक्चर दे रहे होते हैं तो सारे कैदी चुपचाप उनकी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन जो बीच में बोला था उसका उन्होंने कान काट दिया होता है। और कुछ कैदी तो उनको बड़े बड़े ऑफिसर्स यानी कि एमएलए वगैरह की धमकी दे रहे होते हैं, तो उन्होंने उनकी गाड़ियों में बम लगवाकर उड़वा दिया था। और यहाँ पर अपने रजनी भाई की पावर का पता लगता है। इसके बाद वह वर्मा को पीछे मुड़ने का बोलता है तो पीछे जेलर खड़ा होता है। वह अपने बाकी सारे गुंडों के साथ उनके साथ पास आया होता है और वह उनके साथ आगे बढ़ता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी जेल में कौन कौन गुंडे ज्यादा डेंजर हैं। और यहाँ आकर वह वर्मा को बहुत ज्यादा मारता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ है। वो उसको बोलता है कि सर मुझे लास्ट चांस दो। वह उसे करण की फोटो दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम अपने बेटे को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। अब जेलर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वर्मा जानवरों की तरह हंसता है और उससे बोलता है कि मुझे छत्रपति शिवाजी के टाइम का एक एंटिक ताज चाहिए, आप मुझे को वो लाकर दे दो और अपने बेटे को ले जाओ। जेलर को ये बात ना चाहते हुए माननी पड़ती है और वो उसको हाँ बोल देता है। फिर वह अपने दोस्त के पास जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। उसका दोस्त उसको बताता है कि सिर्फ मंदिर के ट्रस्टीज के पास ही वहां जाने की परमिशन है, या तो वहां पर पीएम या फिर सीएम, इसके अलावा और कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक मोहन को जानता हूँ जो कि उनके पूर्वज हैं और वह वहां पर रहता है, और क्योंकि वह उसके पूर्वज हैं इसलिए उसको वहां का ट्रस्टी बनाना पड़ा। और पांडुस का दोस्त होता है। अब मोहन को दिखाया जाता है जहाँ पर जेलर वर्मा को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन वर्मा बोलता है कि ठीक है पर मेरे 2 आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि वो मुझे तुम्हारे प्लान बता सके। फिर छोटा पैकेट बड़ा धमाका मोहन के बारे में बताने लगता है कि मोहन इस लड़की को पसंद करता है और ये भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। फिर ये सब लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे मोहन को फंसाना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर ने अपने नाम से उसको गिफ्ट दिया है जो कि मोहन ने दिया होता है और वह उसके सामने हीरो बन जाता है। फिर हमें फेमस गाने कावालिया का थोड़ा शॉट दिखाया जाता है। इसके बाद मोहन डायरेक्टर को एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट देता है जो कि उसने अपने नाम से उस हीरोइन को दे दिया होता है, लेकिन मोहन का नाम नहीं लिया होता। अब जेलर उसको किडनैप करवा के अपने पास बुलवा लेता है और वो उसको बोलता है कि बताओ मैं क्या मोहन को सब कुछ बता दूं कि तुम उसके पैसों से क्या क्या करते हो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं सर मैं सड़क पर आ जाऊंगा। इसके बाद बोलता है कि ठीक है मुझे मोहन के मंदिर के कुछ फोटोज चाहिए। और इधर वर्मा के आदमी उसको बताते हैं कि ये लोग काफी सॉलिड प्लान बना रहे हैं। तो डायरेक्टर मोहन के पास जाकर उसको मंदिर में शूट करने के लिए मना लेता है और वह नकली मंदिर का प्लान बनाते हैं और वहां पर वे लोग मोहन का फोटोशूट करते हैं। और इधर वर्मा के आदमी जेलर के साथ रियल मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहां से असली ताश चुराते हैं। यहाँ पर मैथ्यू नाम के गुंडे को दिखाया जाता है जो खुद भी एक काफी ज्यादा बेरम डाउन होता है। जब जेलर उसके पास आता है वो उसको काफी अच्छे से वेलकम करता है। वो उसको बोलता है कि क्या भाई आप इस झंझट में पड़ने से अच्छा वर्मा को मार ही देते, देखो वो मेरे सामने है, आप कहो तो मैं इसे अभी मार दूं। लेकिन जेलर बोलता है कि नहीं मैथ्यू मैं भी इसको मार सकता था लेकिन मेरा बेटा इसके पास है। इसके बाद प्लान के मुताबिक मैथ्यू उनको काफी ज्यादा रिलोडेड गन से देता है और इधर मोहन को दिखाया जाता है जो कि अब मंदिर में जाता है। वहां पर वर्मा अपने स्नाइपर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। इसके बाद मोहन की शूटिंग होती है और इधर जेलर मंदिर के सारे कैमरे मोहन के ऊपर लगा देता है जहां पर नकली ताज होता है। हाई सिक्योरिटी को लगता है कि मोहन ताज चुरा रहा है
और दूसरी तरफ से जेलर असली ताज चुरा लेता है और हाई सिक्योरिटी को लगता है कि मोहन ने ट्रस्टी होने के बावजूद भी वो ताज चुराया है और वो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, जिसके बाद बोलते हैं कि जब तक इस ताज का चेकअप नहीं हो जाता तब तक तुम अंडर ऑब्जर्वेशन में रहोगे। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी के साथ ताज जब जा रहा होता है तो जेलर उन पर हमला करवा देता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी फाइट देखने के लिए मिलती है, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। और इधर यहाँ पर रजनी बाबू बिल्कुल रावड़ी रख रहे थे, वह नकली ताज में कैमरा लगाकर उसे असली का बताकर वर्मा के आदमियों के साथ उसके पास भेज देते हैं। और इधर में करण को दिखाया जाता है जिसके पास नकली ताज होता है। वह वर्मा को बोलता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम मुझे 50% दे दो, लेकिन तुम नहीं माने और अब भुगतो, देखो क्या हो रहा है। तो वर्मा बोलता है कि मुझे क्या पता था कि तेरा बाप इतना राउडी निकलेगा, देख कितना सनकी है वो। और फिर वह बोलता है कि अब क्या करें, तो वो बोलता है कि तुम मुझे 50% दो और मैं तुम्हें इस देश से बाहर भेजूंगा। और मैं तो तुमसे पहले ही बोल रहा था, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। और दूर बेटा जेलर कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है, वह अपने बेटे की ऐसी घिनौनी शक्ल देखकर काफी ज्यादा टूट जाता है। वह अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है और वह काफी ज्यादा जोर जोर से दुख में हंसता है। इसके बाद हमें करण को दिखाया जाता है जो कि वर्मा के गुंडों के साथ घर आता है और वह अपने बाप के गले रखकर बहुत रोता है। फिर जेलर उससे बोलता है कि बेटा तू सो जा, हम कल सुबह घर चलेंगे। जब वर्मा को पता लगता है कि नकली ताज है तो वह गुरु और पंड्या को बहुत बेरहमी से मरवा देता है। फिर वह करण को कॉल करता है कि आजा, मैं तुझे 50% देना चाहता हूँ। वह करण को अपने पास बुलाता है। करण जब वहां जाता है तो वह उसको बोलता है कि यह ताज तो नकली है, तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया है, उसे जिंदा बेटा भी चाहिए था और असली ताज भी, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा। और एक बात और, तेरे बाप ने उस नकली ताज में कैमरा लगाया हुआ था, उसने तेरी सारी करतूतें देख ली हैं। वो जैसे उसको माने जाता है तो पीछे से फैक्ट्री में जेलर की एंट्री होती है, वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। और यहाँ विक्रम बचता है, वो उसको बोलता है कि मैं अभी भी तेरी फैमिली को मौत के घाट उतार सकता हूँ, तो उसको कैसे बचाएगा। तो जेलर बोलता है वेट वेट वेट। और इधर विक्रम बाबू की एंट्री होती है, वो आते ही उन लोगों को बीच में से चीर देता है और वर्मा के मूर्ति वाले ट्रक्स को मैथ्यू ने पकड़ लिया होता है। और यहाँ पर जेलर आकर काफी स्वैग में बैठता है, ये सीन काफी ज्यादा औसम होता है। और यहाँ पर वे वर्मा को उसी एसिड टैंक में डुबो डुबो कर मारता है। फिर वह करण को बोलता है कि बेटा तूने ये सब कुछ क्यों किया। तो वो बोलता है कि पापा मैं लालच में आ गया था, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, घर चलते हैं, ऋत्विक मेरा आपका इंतजार कर रहा होगा और पूजा भी मेरी राह देख रही होगी। तो वह बोलता है कि घर का बोला शाम को घर आ जाता है तो उसे माफ कर देना चाहिए, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है, अब तू घर चल, खुद को कानून के हवाले कर दे और कोर्ट फिर जो फैसला करेगा वो मान लेना, उसके बाद मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो वह बोलता है कि पापा मैं एसीपी हूँ, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और ये बात जो भी जानता है वो मर चुका है, लेकिन बस अब आप बचे हैं। वो गन निकालकर जेलर पर तान देता है और फिर यहाँ पर जेलर का आइकॉनिक सिग्नेचर स्टाइल दिखाई देता है और दूर से स्नाइपर करण को शूट कर देता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।